जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग धनबाद से गुजर रहे थे तो टुपचाची पहुंचे और टुपचाची में जयराम महतो का घर देखने का मौका मिला। जब पीछे देखा तो यहाँ पे लिखा है जोहार झारखंड और जयराम जी जो है अपने घर के बरंडे में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, आज उनके घर के सामने पहला बार इंटरेक्शन हो रहा है और जानते हैं देखिए किस तरह से खतियानी जोहार और आगे देखिए 1932 लिखा हुआ है। वहाँ चचा जो बैठे हुए हैं, चचा थोड़ा उठ जाइए तो हम लोग दिखा पाएंगे। यहाँ पे देखिए घर पे अपना जो 1932 रंग दिया है हरा कलर से, उसके बाद पूरा घर में जो एकदम आप पहुंच जाएंगे तो लगेगा क्रांतिकारी फील आ रहा है। और जयराम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जयराम जी बताइए कैसा लग रहा है, क्या कर रहे थे अभी? सुना क्रिकेट विकेट खेल रहे थे? हाँ, मैच खेलने गए थे तो सूचना मिली कि आप हजारीबाग से चलकर यहाँ तक आए हैं, तो आपके आतिथ्य सत्कार के लिए पधारे हैं, क्योंकि आप हमारे भाई के साथ साथ अतिथि स्वरूप आज पहली बार इस सरजमी पर आपके पाक कदम पड़े हैं, तो लिहाजा आज आपके आतिथ्य के लिए मैंने मैच को आधे रास्ते में छोड़कर आना पड़ा। तो आज सभा क्या कैंसिल है आपका कि मैच चले गए आज? नहीं, आज चूंकि सभा नहीं था और चूंकि मेरा थोड़ा सा बचपना स्वभाव अभी भी है, अच्छा। इसलिए लोग हमें प्रेम भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो गांव का छोटा छोटा बच्चा लोग बोला कि हम लोग मैच लिए हैं, तो बोले चलो खेलेंगे। हाँ। तो फिर धूप में निकल गए, 2 मैच खेले, जीत के आए, तीसरा चल रहा था, तब तक सुने आप आए हैं तो बोले चलिए नहीं, फैज भाई का आतिथ्य सत्कार करते हैं, फिर वापस आएंगे। चलिए, मतलब बीच में मैच छोड़ के आ गए हैं। देखिए क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो जगह कौन सा है ये? टुपचाची में कौन सा जगह है? ये मेरा गाँव हुआ मानटाण, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी सिंगडी और एक गाँव है, हाँ। वहीं पर हम लोग का मैच चल रहा था। अच्छा जी। तो कैसे, मतलब हमको लगता है कि अपना मूड फ्रेश करने के लिए या फिर थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है सभा करते हुए तो मैच खेलना पड़ता है, ये है क्या? बिल्कुल, जैसे सबका एक जैसे बहुत कोई आदत होता है कि कई नेचुरल प्लेस में चले गए अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, कोई पिकनिक स्पॉट में चले गए, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, कुछ पार्टी वगैरह कर लिए। तो मेरा जो है जब भी कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में आते हैं तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में या फिर ग्राउंड में चले जाते हैं, जो हमसे जूनियर टीम है उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली उस स्ट्रेस से बाहर आने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यही घर है जो जयराम महतो जी का है। तो थोड़ा हम लोग आपका घर देखना चाहेंगे, कैसे रहते हैं आप, क्या करते हैं? और विशेष हम भी अभी भी वही छात्र हैं, पीएचडी के स्कॉलर हैं। बाकी आइए, स्वागत है आपकी और आपकी पूरी हजारीबाग टीम का। गरीब की कुटिया में झोपड़ी में स्वागत है। आप आइए, हमारा ये प्रधानमंत्री आवास है। ये हमारे चाचा को अलॉटमेंट हुआ है, उनकी दोनों आंखें नहीं है तो विकलांग कोटा से ये आवास मिला है। अच्छा, ये वाला? हाँ, बाहर ही थे। तो ये चाचा का घर है? हाँ, मतलब मैंने उनको अलॉटमेंट, चाचा का मैंने विवाहित नहीं हुए हैं, कारण कि उनका दोनों आंखें नहीं है, तो यही मतलब आपका ये मूल घर मेरा यही है, पैतृक आवास इसी यही है। ये पूरा ये कपड़ेल घर जो है मैंने लगभग मान सकते हैं 1950, 40, 45 के आसपास का है। 32 खतियान है आपके पास? हाँ, निश्चय ही, जब ये घर ही 1945-50 का है तो जाहिर सी बात है 32 खतियान तो होगा ही। बिल्कुल। तो देखिए खतियानी घर में हम लोग आए हैं आज। 1932 वाले का देखिए घर कैसा है। और पीछे देख रहे हैं कि मुर्गी पालन वाला है। तो योजना का लाभ लिए? नहीं, योजना का लाभ नहीं है, जाहिर सी बात है। ऊपर से हम लोग कुर्मी है, तो कुर्मी का मतलब है 2 मुर्गी, चेंगना, छगरी, पटरू, ये सब तो स्वाभाविक सा रहेगा। बैल बकरी सब स्वाभाविक हम लोग घर में रहेगा, चाहे हम सर्विस मैन ही क्यों ना रहेगा। हम लोग तो भाई मैंने किसान परिवार से ही है। अगर हमारे समुदाय से अगर कोई सर्विस मैन भी है तो लिहाजा वो अपने गाँव के जो कल्चर उसको छोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सारा काम मतलब आप देख रेख करते हैं? मतलब नहीं, देखिए हाँ, टाइम मिलता है तो, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो घर का जो काम का हैंडल मैंने हमारे छोटा भाई करते हैं और जो खेती बाड़ी है उसको चाचा ही संभालते हैं। हालांकि दोनों आंखें नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नेचुरली शक्तियां हैं उनके पास। अच्छा। ये बांधने से लेकर ये जो देख रहे हैं पुआल जो बांधा गया, हम लोग गोछा कहते हैं, ये सारा काम हमारे चाचा ही नहीं किया है। अच्छा। और जहाँ तक ये घोरना वगैरह इसको हम लोग बेड़ बोलते हैं, हाँ, ये भी चाचा और माँ का रोल रहता है इन कामों में। फिलहाल तो इसको हम लोग नीरन महीना बोलते हैं, इसमें अभी सब्जी उब्जी नहीं लगेगा। तो ये क्या आगे से पूरा खेत आपका है पीछे तक? हाँ, यहाँ से लगभग मतलब 125 मीटर तक है। हाँ, 100 मीटर से ऊपर ही ये बाड़ी है हमारा। अच्छा। और यहीं से पारसनाथ पहाड़ देखते हैं? हाँ, आराम से यहाँ से पारसनाथ पहाड़ को दिख जाएगा। और व्यू है देखिए, यहाँ से जो व्यू है थोड़ा पावरफुल व्यू है, क्योंकि पारसनाथ में थोड़ा पावर तो है। देखिए यहाँ से दिख रहा है पारसनाथ पहाड़ में कुछ ना कुछ पावर है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। और देखिए यहीं पे बैठ के लगता है कि कुछ मंथन करते हैं तो बड़ा आसानी से आपके दिमाग में आ जाता है। हाँ, कुछ भी अगर मैंने दार्शनिक सोच करते हैं या फिर कुछ नए आइडिया का क्रिएटिविटी करते हैं तो जाहिर सी बात है यहीं बैठकर घर के पीछे आगे बिल्कुल पहाड़ देखते हुए कुछ ना कुछ थॉट आ ही जाता होगा। थॉट्स आ ही जाता है, उन्हीं थॉट्स के कारण आज झारखंड राज्य में जो भी है एक रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए, वो सब जो बातें, आपके घर भी देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ देख लिया, सोच जो है इंसान की वो बहुत कुछ चेंज लाती है आपके स्वभाव में, फिर बदलाव में, कैरेक्टर में। वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है और किस तरफ जा रहा है अब?
देखिए, मेरा मानना है कि इंसान कितना भी धनवान और मैंने कितना भी आगे ऊपर ऊंचाई तक क्यों ना हासिल करे, उसे अपनी जमीनियत सोच को नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि हम लोग, मेरा मानना है, इस दुनिया में जो भी आए हैं एक कैरेक्टर मात्र तक हम लोग का है। सबको अपना अपना रोल प्ले करके फिर एक दिन चले जाना है। तो अपना विनम्रता, शालीनता, सजनता, मनुष्यता के साथ हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो उसी क्रम में कभी हम लोग, और हम लोग तो भाई एक निर्धन किसान परिवार से, तो जाहिर सी बात है हम लोग में ऐसा कोई विशेष बिहेवियर बदलाव आएगा नहीं जो असामाजिक हो। बिल्कुल। तो जैसे अब बहुत सारे मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल चल रहे हैं राज्य में भी, जैसे 60-40 हो गया, नियोजन नीति हो गया, जिसको लेकर 3 दिन का बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। उसमें इनको गिरफ्तार भी किया गया, लाठी भी खाए, विरोध भी हुआ, आंसू गैस भी चले, बहुत कुछ हुआ। उस दौरान क्या हुआ? मतलब ये तो पहली बार आपकी लाइफ में ऐसा गुजरा होगा जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बंदी का हुआ, फिर धरना हुआ, आपको जेल भी ले जाना पड़ा, पहली बार गया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, जब हम लोग पहली बार भाषा आंदोलन को लेकर सामने आए थे तो लगा कि मानव श्रृंखला तो शांतिपूर्ण रही। तो हम लोग कभी आभास नहीं किए थे कि कभी हम लोग को प्रोटेस्ट में इस कदर भी अपने मूवमेंट में आगे आना होगा कि हम लोग को लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबड़ गोलियां इत्यादियों का सामना करना होगा। पुलिस कस्टडी में डिटेन करने किया जाएगा, फर्जी केसेस इत्यादि हम लोग के नाम पर एफआईआर, गलत एफआईआर भी होंगे। तो इस तरह की उम्मीदों के साथ हम लोग कभी नहीं आए थे। हम लोग सोचे थे कि बस एक भाषा का आंदोलन है, उसका विरोध करेंगे, जब भाषा वापस हो जाएगी तो फिर हम लोग अपना जो काम काज उसको देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब शोषित वंचित लोग, तो कोई ना कोई एक आसक्ति पीछे से काम करती है जो कुछ लोगों को आगे पुशअप करती है। तो उसी क्रम में मेरा मानना है कि मुझे यहाँ आना मेरी इच्छा नहीं थी। और जब ये भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हम भी आना नहीं चाहते थे। मेरी माँ बीमार थी और मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप हर चीज को बहुत तथ्य के साथ रखते हैं, तो आपकी आवश्यकता है इस आंदोलन में। हम बोले देखिए, माँ का तबियत खराब है तो हम नहीं आ सकते हैं। तो बोकारो में जब पहली बार आंदोलन हुआ तो हम नहीं गए। फाइनली जब धनबाद ये आंदोलन आया तो उस दिन मेरा एग्जाम भी था, वो पोस्टपोन हो चुका था और मेरी माँ मैंने उनका बैंडेज भी हो चुका था। तो हम बोले कि चलो मौका है, थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन दे के आते हैं। और फाइनली हम जब गए तो एक वीडियो बनता है, वो वीडियो वायरल होता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अचानक आप रातों रात आप वायरल हुए। बोले हम वायरल नहीं हुए, जयराम महतो नामक वो चेहरा वायरल नहीं हुआ था, उसके अंदर जो दर्द था वो दर्द वायरल हुआ था। और वो दर्द हर एक झारखंडी का था, चाहे किसान वर्ग का हो, युवा वर्ग का हो, कोई भी तबका, मजदूर तबका हो। मैं उस दिन जो चेहरा हाईलाइट हुआ था, जो लड़का चर्चित हुआ था, वो जयराम महतो नाम का कोई चेहरा चर्चित नहीं हुआ था। उसके भीतर, उस नौजवान के भीतर जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो चित्कार थी, वो वायरल हुआ था। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग साल भर से पूरे राज्य में एक अपनी छोटी सी पहचान बनाए हैं और कंटिन्यू जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और नहीं करने से मुझे लगता है अब तो अनगिनत हो गया। अब लिखना भी बंद कर दिए सभाओं को लेकर, पहले अब काउंटिंग भी बंद कर दिया। मेरा मानना है कि अगर कुल मिलाकर 1000+ सभाएं हो गई, लिखित तो हो गई 500 से ऊपर। तो उसी एक आइडियोलॉजी के कारण आखिर लोग तो 1932 का अभियान तो खैर सरकार अब जहां भी ले जा रही है 60-40, और इस पे अभी क्या होगा आगे? इतना आंदोलन भी हुआ, बैकफुट पे सरकार आई नहीं आई, तो क्या आप चुनाव ही एक पर वो बचा कि आप लोग चुनाव लड़ के ही अब इसको लेंगे, जो भी करेंगे आप पार्टी में आएंगे, या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या चल रहा है? देखिए, अब पूरे राज्य से एक आवाज अंदर से आ रही है कि आखिर आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, आपके पास आइडियाज है, पढ़े लिखे नौजवान हैं आप लोग, छात्र हैं, राज्य के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो राजनीति के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? जबकि हम लोग पूरा बाय प्रॉमिस, शपथ के साथ बोल रहे हैं कि जब पहली बार हम लोग आंदोलन में पहली बार घर से कदम बाहर किए थे तो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हम लोग इसको एक चुनाव के रूप में देखेंगे। और कोई पार्टी भी आपको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं? क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो पार्टीज हैं वो आपको बैकफुट, जो अपोजिशन है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आंदोलन करो, ऐसा करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल और केवल लोगों का पूर्वानुमान है और आपसी, माने चूंकि उनको ऐसा लगता है, जब अगर हम मान के चलिए किसी जेएमएम के क्षेत्र में चले जाते हैं तो जेएमएम के लोग ट्रोल करते हैं, अगर हम आईसू के क्षेत्र में चले जाते हैं तो आईसू के लोग ट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये केवल और केवल पूर्वानुमान है। बाकी हम लोग स्वतंत्र होकर आंदोलन किए थे, आज भी स्वतंत्र होकर ही आंदोलन कर रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं है। उसके बाद हम तो स्पष्ट बोले हैं कि मीडिया बंधु जब हम आंदोलन के लिए निकलते हैं या फिर सभा के लिए, जो मेरा गाड़ी से निकलते हैं उसमें बैठिए, हम 4 को मीडिया बंधुओं को ही रखेंगे, अपने साथियों को कम रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग स्वतंत्र होकर आंदोलन तो जब पार्टी भी बनाएंगे या फिर कोई नई चीज करेंगे, चुनाव में जाएंगे, तो वो भी स्वतंत्र होकर करेंगे, किसी पार्टी से मिलके, ऐसा प्लान है? देखिए, अगर आप सपोज दैट, अगर मान के चलिए आज अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, चाहे अपने शिक्षा के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, जो भी छोटी सी मैंने पहचान बनाई है, अगर एज ए पॉलिटिकल बात कहें तो अगर हम खुल के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज बोल दें, जैसा कि माहौल है और अंदर अंदर चर्चा है, तो ऐसा बात नहीं कोई विधानसभा के लिए एक टिकट कहीं से मुझे नहीं ऑफर नहीं करेगी। लेकिन मेरा मानना है उससे एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इतनी बड़ी युवा पीढ़ी जो एक उम्मीद लगाकर बैठी है, इतने माने लोग
जो आज सड़कों पर हैं, जेल जा रहे हैं, बदन पर लाठियां झेल रहे हैं, और यदि हम लोग अपने ईमान को बेचकर किसी पार्टी का टिकट लेकर विधानसभा के भीतर चले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उम्मीदों पर झटका होगा। तो हम लोग ऐसी परिस्थितियों में मरना पसंद करेंगे, गुमनाम हो जाना पसंद करेंगे, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं उसे बेचना कभी पसंद नहीं करेंगे। अतः अगर पॉलिटिक्स में आना पड़े तो हम लोग स्वतंत्र होकर आएंगे, और अगर आएंगे भी तो जनता की राय लेकर आएंगे, निजी अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं आएंगे। तो अब जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं लगातार इस नीति के विरोध में, तो उसमें क्या है, उसमें आप लोग का क्या रोल है? मतलब अभी उनके साथ आप जुड़ के आंदोलन करना चाहते हैं नौकरी को लेके, या फिर पार्टी पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या देखिए, अभी तक तो हम लोग आंदोलन को ही फोकस किए हैं, क्योंकि अगर अब बात कही जाए किसी प्रकार से राजनीतिक दल को लेकर तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी भी हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि 48 का जो 3 दिवसीय महाआंदोलन था, अब आगे हम लोग क्या करेंगे उसी पर चर्चा हो रही है। और मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि खासकर माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से, जोहार हजारीबाग के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, यदि आप वास्तव में बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड सीखते हैं, विनोद बाबू निर्मल दादा के सपनों का झारखंड चाहते हैं, तो आपको सोचना होगा कि आखिर झारखंड राज्य क्यों बना था। झारखंड राज्य अगर मान के चलिए हम लोग कभी बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, यानी अगर हम लोग उससे अलग हुए, बिहार में गए, बिहार से अलग हुए, इसका मतलब था कि जो लोग उस प्रदेश में रहते हैं उनके साथ हम लोग का कहीं ना कहीं तालमेल नहीं था। बिल्कुल। या फिर उनकी सभ्यता, उनका आचरण व्यवहार, उनका जो जीवन का दर्शन है वो भिन्न था हमसे। हमारा जीवन का दर्शन, जीवन का जो व्यवहार है वो उनसे भिन्न था। इसीलिए हमने कटकर एक अलग राज्य लिया था। और यदि फिर वही लोग इस राज्य में डोमिनेट करेंगे, जिन लोगों से हमने हटकर एक अलग राज्य लिया है, वही लोग अगर उच्च पदों पर आएंगे, वही लोग आपके बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, बड़ी बड़ी ठेकेदारियों के माध्यम से और नीति नियम बनाने वाले जगहों पर अगर वही लोग आएंगे, तो फिर इस राज्य को बनाने का उद्देश्य क्या था? कभी भी याद रखिए, चाहे मैंने लेटेस्ट अगर मुंडा आंदोलन की बात करें बिरसा भगवान के नेतृत्व में, तो आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो आंदोलन दिक्कुओं के खिलाफ भी था। दिक्कू का मतलब था कि जो लोग यहाँ की माटी से, यानी जैसे कि कश्मीर में सेव लगता है, तमिलनाडु में नारियल लगता है, और हमारे पहाड़ों में सखवा या सरई लगता है, यानी जो लोग इस माटी, इस आवरण में नहीं ढलते हैं, जिनका जीवन शैली, जीवन दर्शन इस माटी के अनुरूप, इस राड़ माटी के अनुरूप नहीं है, उन लोगों को हम दिक्कू शब्द से नवाजा गया है। तो अगर उनके खिलाफ भी था महाजन, जमींदार, पुलिसिया दमन, उन कुल मिलाकर ही आंदोलन था। तो अगर फिर फाइनली वही लोग जिनसे कटकर, जिनसे हटकर हमने अलग राज्य लिया है, और उन्हीं लोगों के हाथों में इस राज्य की बागडोर होगी, नेतृत्व वही लोग करेंगे, जहां से विधि विधेयक बनेगा उस पर चर्चा परिचर्चा वही लोग करेंगे, उन्हीं के अनुसार अगर नीति नियम बनेगा, तो फिर अलग राज्य लेने का कोई उद्देश्य नहीं था। बिहार में ही हम लोग रहते हैं और इसी प्रकार दमन शोषण का सिलसिला चलता। यदि अलग राज्य लिए हैं तो भाई जिन लोगों के लिए लिए हैं, कम से कम उनकी आइडेंटिटी सुरक्षित रहनी चाहिए। तो इसलिए हमारी लड़ाई अगर तार्किक भी बात करें तो किसी भी स्तर से हम लोग अतार्किक नहीं है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि ना हम बंगाल का शिकायत करते हैं, ना बिहार का शिकायत करते हैं, हम बड़े भाई स्वरूप हैं। लेकिन मेरा मानना है एक सामाजिक ढांचा क्या है कि भाई भाई में बंटवारा होता है। जब बड़े भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी रहे, जब वो बड़े हो जाते हैं और अपने कदमों पे खड़ा होते हैं या अपना घर बसाते हैं, तो भाई भाई में बंटवारा होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम थोड़ा देर के लिए मान भी लें कि बिहार से ही हम कट के अलग हुए हैं, तो उस अनुसार बिहार हमारा बड़ा भाई हो गया। तो जब झारखंड को छोटे भाई को हमारा हिस्सा टुकड़ा मिल गया है, तो इसमें हम पुदीना लगाएं, धनिया लगाएं, गेहूं लगाएं, धान लगाएं, या गाजर लगाएं या मूली लगाएं, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप देख रेख नहीं करने वाले कोई नहीं है। लेकिन यहाँ वो हो नहीं रहा है। नक्शे में, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमें झारखंड राज्य मिला है, लेकिन आप जहां भी चले जाएं, कोई भी, खैर एकेडमिक जगह में तो बात ही मत कीजिए, बड़े उच्च अधिकारियों की तो बात ही मत कीजिए। अब अगर आप थाना लेवल पर चले जाएं, शिक्षक लेवल पर चले जाएं, वहां भी अगर यूपी, बिहार, एमपी के लोग ही अगर डोमिनेट करेंगे, वहां भी अगर सरकारी स्थानों पर वही लोग काबिज होंगे, तो फिर अलग बंटवारा ही क्यों हुआ था? बिल्कुल। तो इससे मैं आंदोलन जब देख रहा था, इसको थोड़ा, तो जब मैं आंदोलन देख रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं छात्र जो हैं, यहाँ के युवा हैं, थोड़ा सा उग्र हो रहे हैं। मतलब एक कह दूं कि हथियार उठाने की बात या फिर इस तरह की बात में जा रहे हैं कि अब क्या बचा मेरे पास। लेकिन मैंने बहुत सारे आंदोलन पहले भी देखे हैं, जैसे जो अहिंसा के साथ लड़ा गया है। जैसे नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। गांधी जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो क्या वो मोड आपको कैसा वो करता है? मतलब आज के युवा क्या? देखिए, वो डिपेंड करता है आज के कंडीशन पर। जैसे कि मान के चलिए आज के कंडीशन में आप उतना समय नहीं दे सकते। 30 सालों में झारखंड खंडहर बन जाएगा।
इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं, जिस प्रकार तेजी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिस प्रकार तेजी से कोल ब्लॉकों वो का तो मैं आवंटन समझ हो गया, रहा लेकिन है। वही बोल रहा हूँ, आज 3 दिन का जो छात्र है आंदोलन करते हैं और फिर उग्र होना चाहते हैं कि 1-2 दिन 3 दिन टाइम देते हैं। इतना कम अल्टीमेटम, क्या इतना पेशेंस नहीं है आज के युवाओं नहीं में? पेशेंस है। आज 22 साल से झारखंड के नौजवान कहें या झारखंड के लोग, उन्होंने पेशेंस का ही परिचय दिया है। और अभी भी हम लोग भारत का जो संविधान है, हालांकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान चला जो लोग चलाएंगे उन पर डिपेंड करेगा कि कैसा है। बाकी संविधान आज देख सकते हैं, जिनके दायित्व, जिनको निर्वहन करना चाहिए, जिनके कर्तव्य होता है, आज वही लोग संविधान को तार तार कर रहे हैं। तो फिर भी हमारी आस्था है भारतीय संविधान पर, भारत के कानून व्यवस्था पर, और उसी के अनुसार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे, उनमें अलग अलग नीतियां हैं, डोमिसाइल पॉलिसी अलग है, नियोजन की पॉलिसी अलग है, तो फिर हमारे राज्य जो संविधान की प्रक्रिया अन्य राज्यों में है, उसी अनुसार हमारे राज्यों में यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए जो राज्य सरकार की नियुक्तियां हैं वो सुरक्षित कर दी जाए, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार तो है। वो आप क्या चाहते हैं, 90-10 जो 60-40 को रिप्लेस करके, कि 100% पूरा? नहीं, 90-10 ही रहने दीजिए। 10 में किसी जगह, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में भी शायद 10% अन्य राज्यों को लिया जाता है। मतलब वो आप चाहते हैं कि हाँ, 90-10 चले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 60-40 बहुत ही बहुत गलत नीति है। इसमें मान के चलिए 50-50 हो गया, तो फिर 50-50 अगर हो, और उसके बाद देखिए, यदि मान के चलिए झारखंड की जो स्थिति है, ये हम नहीं, हमारे बिहार राज्य के एक बहुत ही काबिल व्यक्ति ने हमें फोन किया था, वो जज हैं, उन्होंने एक अच्छा दलील दिया कि एक बेंच में, एक टेबल में अगर बिहार और झारखंड या फिर कोई अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात को ले लें और उनके छात्रों को बैठाकर प्रतियोगिता की परीक्षा ली जाए, तो झारखंड का स्टूडेंट पीछे हो जाएगा। तर्क क्या था ना, चूंकि बिहार के पास नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हजारों साल पहले थी, हमारे यहाँ 1960 में रांची विश्वविद्यालय आया है, यानी शैक्षणिक व्यवस्था जो हमारी है वो काफी पीछे हमारे पास आई है। हमारे पास पौराणिक शैक्षणिक व्यवस्था थी, क्योंकि इसी माटी में असुर जनजाति ने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया। हमारे पास ऐसा नहीं कि हम लोग शैक्षणिक नहीं, हम लोग साइंटिफिक नहीं है, लेकिन हमारा जो तौर तरीका है वो हजारों साल पुराना है, हमारा एक अलग इतिहास है। आधुनिक शिक्षा पद्धति की बात करें तो इसमें बिहार या फिर महाराष्ट्र या फिर बंगाल या फिर गुजरात, वो क्या है थोड़ा सा आगे, हाँ वहाँ शुरुआत पहले हुई है। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल विजेता, आपका यूपी में मुंशी प्रेमचंद्र महान साहित्यकार, रामधारी सिंह दिनकर बिहार में। तो उस समय जंगल में हम लोग रहते थे भाई, और ये हमारा इतिहास, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। तो उस अनुसार, आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार हम लोग उनका मुकाबला करने में अभी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतः यदि, चूंकि भारत का संविधान सबके लिए बराबरी का अवसर प्रदान करता है, और इसीलिए हमें अवसर प्रदान करे, अतः एक बैरियर बने जो बाकी राज्य के लोग एक जगह रुक जाए, उनको यहाँ प्रवेश करने से रोका जाए। अगर वे प्रवेश कर जाएंगे तो फिर हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से हम लोग जयराम महतो जी के घर आए, तो इनके घर के बाहर जब घुसे तो घर पूरा पेंट किया हुआ था, जोहार झारखंड 1932 खतियान, और इतना मोटिवेट हो गए कि खतियान के बारे में इतना कुछ जाना। उसके बाद अब सभा करके हजारों, मतलब अब तो कई हजार सभा कर चुके हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं 1932 के बारे में। और उसके बाद जो भी छोटी मोटी समस्या लोग लेके आते हैं, जन समस्या जो होता है उनको उठा रहे हैं, और एक बहुत बड़े लीडर उभर के आए हैं झारखंड में बहुत कम टाइम में। तो ये एक जो हम लोगों ने देखा है, ये जो टाइम 1 साल का ये जो फेज रहा है, ये आंदोलनों का फेज रहा है। और कह सकते हैं कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, जो नारा इन्होंने दिया था अपने सभा में, वो कितना पॉपुलर हो गया। बच्चे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे ये नारा लगाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं सभाओं में। तो यही है। आज हम लोग जयराम जी के घर पीछे आए थे, तो एक कुआं भी यहाँ पे है। अब इतना भाषण हो गया तो यही कुआं से पानी पीना पड़ेगा। पानी नहीं निकलता है इसमें से, देखिए कुआं सूख गया है, गर्मी इतना ज्यादा है। हाँ, तो देखिए यही कुआं है। अब पारसनाथ पहाड़ के हम लोग जस्ट सामने हैं, और घर के हम लोग जस्ट पीछे डिस्कशन कर रहे हैं। और बहुत सिंपल रहते हैं, देखिए चप्पल पहन के अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, और यही ट्राउजर में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उठा के ले आया। चलिए बाहर जाते जाते आपको इनका घर का जो नक्शा है वो एक बार और दिखा देते हैं, ताकि आपके घर में एक इमेज बन जाए। तो जरूरी नहीं है कि नेता जो है वो चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेता जो है वो उसके अंदर एक जुनून जो होता है वो हम लोगों ने देखा। अपॉर्चुनिटी, और मेरा मानना है कि छोटे मोटे आंदोलनों से लीडर बनने चाहिए। अगर छोटे मोटे आंदोलनों से लीडर तैयार नहीं होंगे तो फिर वही सिस्टम चलेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। और झारखंड में वही चरितार्थ हो रहा है। आप प्रत्येक उपचुनाव को देख लें, उसमें लगभग माने कहीं ना कहीं परिवारवाद ही हावी रहा है, जो लोकतंत्र के लिए कतई माने अच्छा विषय आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए यही पुराना स्टाइल का जो घर है इनका, मिट्टी का, हम लोगों को तो काफ़ी पसंद आता है। गांव जाते हैं तो हम लोग खैर रहते भी हैं ऐसे घर में। और थोड़ा सा जो घर पक्का का इनका दिख रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से बन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अंदर कुछ दिखाना है क्या ऐसा? देखिए, चलिए दिखा देते हैं।
चलिए अंदर भी दिखा देते हैं, फ्लैश ऑन करना पड़ेगा थोड़ा। तो चप्पल पहन के लेकिन हम लोग हाँ? हम लोग चाली बोलते हैं, यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको चाली बोला जाता है और यहाँ आ सकते हैं। किचन, हाँ तो देखिए यही किचन है जयराम जी का, यहीं पे इनका खाना बनता है। दीजिए थोड़ा सा मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ यही देखिए पुराने स्टाइल में ऐसे रहता है भाई। हाँ मिट्टी का बर्तन है और यहीं पे देखिए ये ट्रेडिशनल पूरा वे है लेकिन अच्छा है। और देखिए इस तरह का जो कपड़े का घर है। तो आज आए हैं जयराम जी ये घर तो पूरा अच्छा से देख ही लेते हैं और क्या है क्या नहीं है। और ये कौन है? आपकी मम्मी है? अच्छा, क्या हाल है माँ जी? ठीक ही है बेटा। ठीक है। तो ये माँ जी हैं इनकी। आइए बाहर आते हैं, अब घर के बाहर आखिरी बार में आपको दिखा देते हैं कि इनका घर जो है यहाँ पे 1932 रंगा हुआ है जब आंदोलन शुरू हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आंदोलनकारी का फोटो है, शहीद कृष्ण प्रसाद महतो। ये कौन है शहीद कृष्ण? झारखंड आंदोलन में भी अच्छा, तो देखिए इनके पिताजी का फोटो है जो शहीद कृष्ण प्रसाद महतो झारखंड आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। तो वो क्या मतलब? हाँ मैंने प्रशासन की लाठी चोट लगी थी, एक मूवमेंट आर्थिक नाकाबंदी में भी चोट लगी थी। तो कुल मिलाकर 2-3 बार एक ही जगह पर चोट सर पे लगने के कारण ब्रेन को लेकर बीमारी हुई थी। अच्छा, और वही यहाँ पे देखिए जो है भगत सिंह है, यहाँ पे जयराम जी का जो फोटो है देखिए किसने बनाया है? ये महावीर जी ने लगता है बनाया। अच्छा, बड़े जो पेंटर हैं महावीर जी। हाँ धनबाद में रहते हैं ना वो? यही है जोहार झारखंड में। आज हम लोग आ गए हैं, झारखंड नक्शा है, खतियानी जोहार है। तो आज गुजर रहे थे हम लोग धनबाद से। हाँ रवि, धनबाद से गुजर रहे थे तो कैमरामैन भी नहीं था मेरे पास, तो कहीं ना कहीं से हम लोग जुगाड़ करके लाए। इनके दोस्त से भी आपने देखा कैमरा में कहीं ना कहीं हमेशा साथ में रहते हैं और टोप चाची में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके घर आके जयराम जी, और बाकी आंदोलन आप करते रहेंगे तो हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं। सौभाग्य हमारा कि आप लोग हजारीबाग से चलकर गरीब की कुटिया में आए हैं। हालांकि आतिथ्य सत्कार उस तर्ज पर नहीं कर पाए जिस तर्ज पर आप सबों का होना चाहिए। बाकी भूल चूक क्षमा कीजिएगा। पुनः हमारे यहाँ पधारने के लिए आपका अभिनंदन करते हैं। हमारी छोटी सी धरा आपके पवित्र चरणों के स्पर्श को पाकर धन्य हुई। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार हजारीबाग, धन्यवाद। खत्म है रवि। हाँ।